ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। चरित्र का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता। केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत, महत्वाकांक्षा को प्रेरित और सफलता को हासिल किया जा सकता है। ये किसने कहा है? हेलेन केलर ने कहा है। एक कल्प व्यक्त खेजड़ी के संरक्षण की दरकार। आजकल पेड़ों के संरक्षण की खूब चर्चाएं की जा रही हैं और जलवायु परिवर्तन, गर्मी को आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये जरूरी भी है। ये आप देखेंगे, रेगिस्तान में खेजड़ी के वृक्ष को पर्यावरण का संरक्षण माना जाता है। यह भीषण गर्मी और सूखे में भी हरा भरा रहता है और इसकी लंबी जड़ें रेतीली मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं और जिससे आंधी में मिट्टी का कटाव रुकता है। इसकी पत्तियां पशुओं के लिए पौष्टिक चारा होती हैं। इसकी कच्ची फलियों की स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसकी छाल का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी होता है। यानी रेगिस्तान की प्रकृति और जनजीवन में से खिजड़ी का संबंध बहुत गहरा है। थार में से कल्प वृक्ष का दर्जा दिया गया है, मगर विडंबना यह है कि शुष्क क्षेत्र के पर्यावरण की लिहाज से जीवन दायिनी माने जाने वाले खेजड़ी के संरक्षण और फैलाव के लिए आज तक जमीनी स्तर पर कोई विधिवत सरकारी योजना नहीं बनी है। भारतीय शुष्क क्षेत्र का क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है और आप देखेंगे कि जिसमें करीब 70,000 वर्ग किलोमीटर शीत मरुस्थल है। यह क्षेत्र भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 12% है और इसका 62% हिस्सा राजस्थान में है और जिसका अनुमानित क्षेत्रफल आप देखिए 1,96,000 वर्ग किलोमीटर है। नए प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद प्रदेश के 19 जिले मरुस्थलीय श्रेणी में आते हैं और इसके अलावा 19% गुजरात और 9% पंजाब हरियाणा में है। ये चारों राज्य मिलाकर 2,47,000 वर्ग किलोमीटर का शुष्क क्षेत्र घेरते हैं और जबकि 10% शुष्क क्षेत्र आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी है। शुष्क क्षेत्र थार को खेजड़ी ने ही जीवन दिया है। अत्यधिक सूखे और भीषण तापमान में भी सदाबहार रहने वाले इस वृक्ष को राजस्थान में जाट या फिर खेजड़ी, गुजरात में सुमरी, धार्मिक ग्रंथों में समी, सिंध में कांडी, संयुक्त अरब अमीरात में गाफ और फारसी में जंद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 देशों में खेजड़ी जैसी प्रजातियां वहां के लोगों के लिए जीवन का आधार है। इजराइल और सऊदी अरब ने तो इसे बचाने और इसके विस्तार के लिए बाकायदा विशेष राष्ट्रीय योजनाएं शुरू की। और देखिए, अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आप देखें पंजाब से लगती है। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें है हमारा प्यारा भारत। ये आप लोगों को सऊदी अरब देखने को मिल जाएगा। ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये ईरान है, ये इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। राजस्थान में खेजड़ी के संरक्षण के लिए पूर्व में किए गए प्रयासों की भी ऐतिहासिक गाथा है। 12 सितंबर 1730 को जोधपुर के खेड़ली गांव में एक महिला ने खेजड़ी को बचाने के लिए ऐतिहासिक हुंकार भरी थी और इसके बाद उन्होंने लोगों के एक समूह के साथ पेड़ों से चिपककर अपने प्राणों की आहुति दे दी। माना जाता है कि यह दुनिया का पहला चिपको आंदोलन था और तब महल के निर्माण के लिए जोधपुर दरबार के करिंदे चूना पकाने के लिए इस पेड़ को काटना चाहते थे, लेकिन लोगों ने खेजड़ी के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण शहादत दे दी। इसके बाद राजा ने खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण रोक लगा दी थी। मगर आज का परिदृश्य चिंताजनक है। जिस खेजड़ी को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जान तक निछावर कर दी, आज उसी को हम आधुनिक विकास की होड़ में योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि समाज ने इसे बचाने की संवेदनाएं खो दी हैं। वर्तमान में खेजड़ी के जीवन को बचाने उसके विस्तार की कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है, जबकि यह पेड़ थार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परिस्थिति की का मुख्य आधार स्तंभ है। रेगिस्तान के भयानक सूखा और अकाल में खिजड़ी ही
मनुष्य और पशुधन का एकमात्र सहारा बनता है। इसका प्रत्येक भाग थार के जनजीवन को गति देता है। गर्मियों में इसका कच्चा फल सांगरी सब्जी का मुख्य स्रोत है, जो आप देखते हैं कि पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। इसे सुखाकर पूरे वर्ष उपयोग किया जा सकता है। सांगरी जब पक कर सूख जाती है तो इसे खोखे कहा जाता है। क्या? खोखे कहा जाता है। और जिसे आप देखेंगे कि क्या इंसान और मवेशी चाव से खाते हैं। और इसके पत्ते ऊंट, गाय, भेड़, बकरी का पसंदीदा चारा है। खेजड़ी के एक वृक्ष से 10,000 रुपए तक की आय सांगरी को बेचने से हो सकती है। थार के पारंपरिक जनजीवन में खेजड़ी की लकड़ी का उपयोग कुओं से पानी सींचने के लिए भान, ऊंट, गधे का जांतरा और बैलों का जुआ, हल की फाल, झोपड़ी के थंब और खूंटियां बनाने में होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक स्वस्थ खेजड़ी का वृक्ष प्रतिदिन 250 से 500 लीटर तक शुद्ध ऑक्सीजन देता है और इसकी जड़ें 70 से 80 फीट गहरी जाकर नमी को सोखती हैं और नाइट्रोजन स्तरीकरण के जरिए खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। वर्ष 1983 में राजस्थान के गौरवशाली वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। यह एक सदाबहार पेड़ है जो मरुस्थलीकरण जैव विविधता को आश्रय देता है। यह कई प्रजाति के पक्षियों का मुख्य बसेरा है। इस पेड़ के नीचे बेकर, झरनिया, सटाड़ो और कुरी जैसी घास उगती है, जो कम बारिश में भी पनपकर रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है। खेतों में जहां खेजड़ी होती है वहां फसल उत्पादन बेहतर रहता है, मगर आज खेजड़ी का अस्तित्व संकट में है और जिससे थार का पूरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर में स्थापित हो रहे सोलर पार्क, पवन चक्की और बिजली की लाइनों के लिए ओरन, गोचर और खेतों की हजारों बीघा सामूहिक जमीन साफ कर दी गई और एक अनुमान के अनुसार जैसलमेर में 70 से 80 हजार बीघा और बाड़मेर के सिर्फ क्षेत्र में 8-10 हजार बीघा भूमि से खेजड़ी को खत्म कर दिया गया। इस वृक्ष की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ स्थानीय स्तर पर आंदोलन भी हुए हैं और एक तरह से खेजड़ी के वृक्ष का महत्व बताया जा रहा है, उसके सामने क्या समस्याएं हैं वो बताई जा रही हैं। अगर इस तरह के टॉपिक पर आपको कहीं लिखने के लिए आता है तो आप लोग जरूर लिखा करिएगा। ये आप देखिए, दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण थार में अचानक बड़ी बेमौसम बारिश और नमी से पेड़ों में कवक रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ा है और इससे खेजड़ी के तने एवं जड़ें संक्रमित हो रही हैं और आप देखिए सांगरी का उत्पादन घट रहा है। चिंताजनक बात है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर कोई वैज्ञानिक योजना काम नहीं कर रही है। यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र ने सरकार के खजाने को भरपूर राजस्व दिया है। यहाँ स्थापित कई तरह की परियोजनाओं से करोड़ों रुपए का राजस्व मिल रहा है। सवाल है कि क्या इस राजस्व का कुछ हिस्सा खेजड़ी, रोहिड़ा, कुमट, बोर्डी और जाल जैसी थार की विशिष्ट पर वनस्पतियों के संरक्षण पर खर्च नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने थार शोभा जैसी खेजड़ी के उन्नत और जल्दी फल देने वाली किस्म विकसित की और जिसे खेतों तक युद्ध स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है। यह किस्म रोपड़ के 3 साल में ही सांगरी का उत्पादन देने लगती है और खेजड़ी का जीवन काल सामान्यतः 150 से 400 साल तक होता है। सरकार को इसकी अवैध कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर इसके नए पेड़ लगाने को लेकर विशेष अभियान शुरू करना चाहिए। खेजड़ी संरक्षण नीति तय कर प्रत्येक किसान के खेत, मैड, ओरन, गोचर और सार्वजनिक जीवन पर खेजड़ी के साथ स्थानीय प्रजातियों रोहिड़ा, कुमट, बोर्डी, जाल के पौधे लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए विशेष बजटीय प्रावधान हो, खंड स्तर पर नर्सरी बने और फंगल संक्रमण की रोकथाम के लिए कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में व्यापक कार्य योजना तैयार किए जाने की जरूरत है। यदि विकास के नाम पर हमने इस कल्प वृक्ष को खो दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मरुधरा पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये सब्र की शक्ति, या आप देखिए, सुबह घर से निकलते ही यातायात जाम, दिन भर इंतजार और हर कदम पर अधीरता आज की जिंदगी जैसे सब्र की लगातार परीक्षा बन गई। तेज रफ्तार के इस दौर में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत समाधान। ऐसे समय में सब्र शब्द भले पुराना लगे पर सच यही है कि आज इसकी जरूरत पहले से कहीं अधिक है। दरअसल सब्र का अर्थ केवल इंतजार करना ही नहीं,
करना नहीं है, यह उस इंतजार के दौरान अपने मन को संतुलित रखना है। और यह वह समझ है जो हमें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से रोकती है। जहां अधीरता क्षणिक राहत देती है, वही सब्र स्थायी सुकून देता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है और उस समय से पहले घबराना केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करना है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सब्र की असली परीक्षा छोटे छोटे पलों में होती है। सबसे आम उदाहरण है यातायात जाम का। और जब हम किसी जरूरी काम के लिए निकलते हैं और रास्ते में लंबा जाम मिल जाता है तो मन बेचैन हो उठता है। हम बार बार घड़ी देखते हैं, हॉर्न की आवाजें हमें और चिड़चिड़ा बना देती हैं। मगर सच यही है कि उस जाम को हम तुरंत खत्म नहीं कर सकते। और ऐसे में जो व्यक्ति खुद को शांत रखता है, कोई साक्षात्कार सुन लेता है या फिर बस गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है, वही मानसिक रूप से संतुलित रह पाता है। इसी तरह लंबी कतार में खड़े रहना, चाहे वह बैंक हो, अस्पताल हो या फिर किसी दुकान की लाइन, कुछ लोग अधीर होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बार बार शिकायतें करते हैं। वहीं कुछ लोग चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे व्यक्ति ने स्थिति को स्वीकार कर लिया, और यही स्वीकार करना ही सब्र की शुरुआत है। एक और साधारण लेकिन गहरा उदाहरण है ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना। लाल बत्ती होते ही कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, वे गाड़ी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जैसे कुछ पल पहले निकल जाना बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा। और वही कुछ लोग उस रुकने को सहजता से स्वीकार करते हैं। सच यह है कि वह लाल बत्ती केवल सड़क का नियम नहीं, जीवन का संकेत भी है। हर समय आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी रुकना भी उतना ही आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इस छोटे ठहराव को समझ लेता है, वह जीवन के बड़े ठहराव को भी सहजता से पार कर लेता है। आज के डिजिटल युग में भी सब्र की परीक्षा कम नहीं। और जब इंटरनेट धीमा हो जाता है या कोई फाइल डाउनलोड होने में समय लेती है तो हम बार बार स्क्रीन देखते हैं। छोटी सी देरी भी हमें असहज कर देती है, मगर हम उसी समय को किसी और उपयोगी काम में लगा दें, जैसे कुछ पढ़ना या फिर अपनी योजना बनाना, तो वही प्रतीक्षा सार्थक बन सकती है। एक और आम स्थिति है किसी के जवाब का इंतजार। हमने संदेश भेजा, फोन किया, लेकिन सामने से जवाब नहीं आया। मन तुरंत कई तरह के अनुमान लगाने लगता है। यही वह क्षण है जहां सब्र की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम खुद को रोक लें और यह समझें कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में व्यस्त हो सकता है, तो हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। और देखिए, मैं नहीं आप लोगों से कहता हूं कि आज के समय में ये सब हम लोग जरूर देख रहे हैं कि सब्र नहीं है। आप देखिए, इंतजार है ही नहीं है, जो भी हो हाल हो फटाफट हो। घर परिवार में भी सब्र का महत्व बहुत बड़ा है। जब कोई बुजुर्ग किसी बात को बार बार पूछते हैं या धीरे धीरे काम करते हैं तो हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा ठहर कर सोचें तो समझ आएगा कि उन्हें हमारी जल्दी नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। ऐसे समय में दिखाया गया सब्र रिश्तों को गहराई देता है। बच्चों के साथ व्यवहार भी सब्र का सबसे अच्छा आईना है। एक बच्चा जब नया कुछ सीखता है तो वह बार बार गलती करता है। अगर हम हर गलती पर गुस्सा करें तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, लेकिन अगर हम सब्र के साथ उसे समझाएं तो वही बच्चा धीरे धीरे बेहतर बनता है। वैवाहिक जीवन में भी सब्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। दो अलग अलग स्वभाव, आदतें और सोच जब एक साथ आती हैं तो मतभेद स्वाभाविक है। हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना या अपनी बात मनवाने की जिद करना रिश्तों को कमजोर करता है। वही अगर दोनों पक्ष थोड़ा ठहरकर एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो वही मतभेद समझ में बदल जा सकते हैं। कई बार चुप रहना हार नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की समझदारी होती है। विवाह में सब्र केवल सहने का नाम नहीं है, बल्कि साथ निभाने की कला है। पढ़ाई और करियर के संदर्भ में देखें तो आज हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि समय लेती है। जो व्यक्ति इस समय को समझता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ तक कि खुद के साथ सब्र रखना भी उतना ही आवश्यक है। हम अक्सर अपनी गलतियों पर खुद को कठोरता से आंकते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। खुद को समय देना, अपनी प्रगति को स्वीकार करना भी सब्र का ही रूप है। सब्र कोई उपदेश नहीं बल्कि एक अभ्यास है जो हर दिन हर छोटी परिस्थिति में विकसित होता है। यह हमें सिखाता है कि हर देरी असफलता नहीं होती है, हर ठहराव रुकावट नहीं होता है। सच यह है कि सब्र वही शक्ति है जो इंसान को हालात का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आखिर में जीत उसी की होती है जिससे जल्दी नहीं, सही समय पर भरोसा होता है, क्योंकि सब्र रखने वाले देर से सही लेकिन सही जगह तक
जरूर पहुंचते हैं। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इसकी आपको पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। न्याय की राय, इसमें दो राय नहीं कि कोई निचली अदालत अगर अपने फैसले में किसी आरोपी को वरी कर दे तो वह इसके लिए राहत की बात हो सकती है। इस लिहाज से देखें तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल इसे अपनी जीत मान सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और एक अन्य अभियुक्त विनोद तोमर को महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया, मगर कई बार अदालत में सबूतों की उपस्थिति किसी मामले में फैसले का आधार बनती है और परिस्थितियों की जटिलता के बीच उसे कसौटी पर भी रखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट तो सबूत देखता है ना। दरअसल आप देखिए घटना की गंभीरता और पीड़ित पक्ष के आरोपों के बीच कानूनी प्रावधानों की तकनीकी बारीकियों का लाभ भले ही किसी आरोपी को मिल जाए, लेकिन न्याय की मांग का सफर कई बार लंबा भी हो सकता है। यही वजह है कि यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद इस मामले में अन्य पीड़ितों ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। सही है कि अदालत का फैसला कानूनी प्रावधानों की कसौटी के मुताबिक हो सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद कई पीड़ित महिला खिलाड़ियों ने आगे आकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। यह साफ होना बाकी है कि एक गवाह के बयान बदल लेने की वजह से क्या बाकी सभी पीड़ित महिलाओं की शिकायत निराधार हो गई। फिर देश में कानूनी प्रावधानों और उसकी व्याख्याओं के बीच कैसे वास्तविक आरोप भी कमजोर पड़ जाते हैं, यह छिपा नहीं है। इसके अलावा आरोपी की पृष्ठभूमि राजनीतिक हैसियत अगर मौजूद है तो उसके खिलाफ पहले ही किसी शिकायत का सामने आ पाना काफी मुश्किल होता है। अगर शिकायत दर्ज भी हो जाए तो अदालत में उसके टिके रहने को लेकर हमेशा एक संशय बना रहता है और इसमें आरोप गवाहों के बयान में अस्थिरता एक पक्ष को हो सकता है, लेकिन खासा राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आरोपी के सामने एक कमजोर पीड़ित की स्थिति क्या हो सकती है यह समझना मुश्किल नहीं है। एक सवाल यह भी है कि ठीक उत्पीड़न के समय ठोस सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान देना किसी भी पीड़ित के लिए कितना संभव है। इस मुकदमे में अदालत ने यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली एक नाबालिग पीड़िता के बयान से पलटने और शिकायतकर्ताओं के विरोधाभासी बयानों के आधार पर अपना फैसला दिया है। देश में यौन उत्पीड़न के मामलों में अव्वल तो पीड़ित महिला का सामने आ पाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, फिर कानूनी बारीकियों से लेकर आरोपी की रसूख को प्रभाव के बीच अगर वह अपने बयान से पलट जाती है तो यह कई बार पूरी तरह अपनी मर्जी से नहीं होता है। अदालतें भी इसकी तहों में जाने की पहल आमतौर पर नहीं करती। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह एक आम स्थिति है जिसमें पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा तथा उनका संरक्षण हमेशा ही एक कमजोर कड़ी साबित हुए। सही है कि अदालतों के फैसले ही किसी मामले की अंतिम स्थिति को तय करते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अन्य पीड़ित अगर उच्च न्यायालय में अपील करता है तो क्या निचली अदालतों के फैसले, साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया की फिर से समीक्षा संभव हो सकेगी। और देखिए एक बात आप लोग भी सोचिए कि इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। इस मामले में आप देखिए खिलाड़ियों की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और आप देखते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की भी बदल गई थी क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला था, उनके बेटे को टिकट मिला था। और आप देखेंगे कि अगर इस वजह से आप देखते हैं कि इन्हें कुछ फायदा मिला है तो आगे से आप सब जानते हैं कि कोई भी शिकायत करने से पहले कई बार सोचेगा। बाकी सही क्या है गलत क्या है आप लोग भी बताया करिएगा। जीवन की खातिर ये अंगदान को महादान भी कहा जाता है क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों को नया जीवन और उम्मीद की रोशनी मिलती है। यह समाज में मानवता, करुणा और परोपकार की भावना को मजबूत करता है। हाल के वर्षों में देश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसी का नतीजा है कि पिछले साल 20,000 से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण हुए हैं जो अब तक के सर्वाधिक है। यही नहीं, देश में आधार प्रमाणित अंगदान संकल्पों की संख्या भी 5 लाख से अधिक हो गई है। सरकार की ओर से बीते सोमवार को जारी किए गए ये आंकड़े मानव जीवन को बचाने के दृष्टिगत उत्साहजनक हैं, लेकिन मांग और उपलब्धता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है और इसमें एक बड़ी चुनौती मानव अंगों के अवैध कारोबार की भी है और तात्कालिक हालांकि इसके लिए कड़े कानून बनाए गए, इसके बावजूद अगर ऐसी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा तो जाहिर है कि इसके लिए कानून प्रवर्तक एजेंसियों की लापरवाही ही जिम्मेदार है। सच
यह सच है कि अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि जीवित दाता से अंग प्रत्यारोपण में भी वह अंग है। वर्ष 2013 में देश में अंग प्रत्यारोपण कराने वालों की संख्या लगभग 5,000 थी, जो 2025 में बढ़कर 20,000 से अधिक हो गई। यह संख्या दर्शाती है कि देश में अंगदान को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ी है, मगर मानव अंगों की मांग के मुकाबले उपलब्धता की लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा बेहद कम है। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल औसतन करीब 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत होती है, जबकि मृतक अंगदान की 10 लाख की आबादी पर एक से भी कम है। साफ है कि मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार और एवं समाज के स्तर पर लोगों को अंगदान के प्रति प्रोत्साहित करने के वास्ते विशेष अभियान और प्रयासों की जरूरत है। समाज में अंगदान को लेकर जो भ्रम बने हैं उसे दूर करना होगा। साथ ही मानव अंगों की तस्करी और एवं अवैध कारोबार पर भी पूरी तरह शिकंजा कसना होगा। एक तो आप देखते हैं कि परंपरा कम है हमारे यहाँ अंगदान करने की। अब आप सोचिए, कई लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है, अब वो उनके काम के तो अंग नहीं रहते हैं, या तो उन्हें दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं अगर उनके अंगों को दान कर दिया जाए तो कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। इस तरह से आप देखें, ये आपके संपाद की पाठ की कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।